अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज इन ग्रामर की सीरीज़ में। और ये इस सीरीज़ का 27वां सेशन हम आज करने जा रहे हैं। और इस सेशन में हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आप किस तरह से यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है ये बुनियादी तौर पे जाहिर कर रहा होता है कोई ऑनगोइंग या कंटिन्यू एक्शन, यानी ऐसा काम जो जारी हो और वो मुस्तकबिल करीब में जो है वो होने वाला हो। आमतौर पे ऐसे कहा जाता है कि एनी प्लान्ड वर्क, कोई यानी काम जो ऑलरेडी प्लान किया हुआ है और वो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन जब आप उसकी बात करेंगे तो वो बात करते वक्त आप उसको इस तरह से बयान करेंगे कि वो जारी होगा, यानी मुस्तकबिल में। तो इसके अलावा ये जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है या जिसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, इसके दो यूजेस होते हैं। जिस तरह हमने फ्यूचर सिंपल टेंस में पढ़े हुए थे यूजेस, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस के जो यूजेस हमने दो पढ़े हुए थे या दो इसके जो हमने फॉर्म्स पढ़े हुए थे, जो हेल्पिंग वर्ब्स या जो इसकी फॉर्मेशन होती है, उन वेरिएशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप अगर चाहें तो आप उस फ्यूचर सिंपल टेंस वाले सेशन को देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो हमने दो फॉर्म्स पढ़े थे तो उनका यूज भी डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पे ये जो दो फॉर्म्स हैं इनमें फ्यूचर सिंपल के जैसा जो डिफरेंस है वो नहीं है, ये इंटरचेंजेबल होते हैं। माने आप इनमें से कोई भी दो इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से एक। तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि future continuous tense is used to express an ongoing or continued action which will occur at some time in the future। ठीक है, तो यानी ongoing या continued action की आप बात करेंगे फ्यूचर में। और इसी तरह से it expresses future actions having an ongoing nature, so that is expected to start in future and continue for a period of time in future। यानी जब फ्यूचर कंटिन्यूस की आप जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो आप जो एक्शन जो होगा, यानी जो काम जो होगा, वो आमतौर पे लॉन्ग टाइम के लिए होगा, यानी मिनिमम फॉर अबाउट हाफ एन आवर और फॉर एन आवर। इस तरह से वो कि टेम्पररी एक्शन नहीं होगा कि थोड़े वक्त के लिए हो जाएगा, शॉर्ट टाइम के लिए और उसके बाद खत्म हो जाएगा। यूजुअली इट टेक्स सम टाइम। तो इसलिए हम कहते हैं कि वी टॉक अबाउट लॉन्गर टाइम एक्शंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो दिस टेंस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस हैज टू डिफरेंट फॉर्म्स, दो इसके फॉर्म है, विल बी डूइंग और इसके अलावा जो है बी गोइंग टू बी डूइंग। सो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि फ्यूचर सिंपल में भी हमने दो फॉर्म्स पढ़े हुए हैं, सेशन में आप देख सकते हैं, लेकिन वो दोनों फॉर्म्स हम खास जगह पे अलग अलग यूज करते हैं। दोनों को हम कॉमन नहीं यानी ले सकते कि आप दोनों में से जो मर्जी यूज करें। तो यहाँ पे आप ये दोनों में से जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अदरवाइज आप इनमें से जो भी यानी फॉर्म ऑफ जो है सेंटेंस फॉर्मेशन का वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें इंटरचेंजेबल कहा जाता है। तो फॉर्मेशन नंबर 1 जो है इसकी, उसमें शेल एंड विल जो उसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो शेल बी और विल बी, साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी इंग फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। तो शेल जो है शेल बी वो तो आप आई एंड बी के साथ इस्तेमाल करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में विल भी इस्तेमाल किया जाता है सबके साथ। तो जो आपको ईजी लगे आप यूज करें। इसके अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी शेल बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर ट्रेन अराइव्स टुनाइट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जो यानी कंटिन्यूड या ऑनगोइंग एक्शन जो एक्सप्रेस हो रहा है, ये यूजली लॉन्गर टाइम के लिए होगा कि वेटिंग जो है इंतजार आधे घंटे का भी हो सकता है, घंटे का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो ये एक्शन जो है वो शुरू होता है कि मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है घर से निकलेंगे किसी जगह पे पहुंचेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, इसीलिए कहा जाता है। सो व्हेन ट्रेन अराइव्स टुनाइट, इसी तरह से यू विल बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर ट्रेन अराइव्स टुनाइट, और यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर ट्रेन अराइव्स टुनाइट। इसी तरह से इसका जो यूज नंबर 2 है, जो फॉर्म नंबर 2 है, वो ये है कि फॉर्म कंटिन्यूअस विथ बी गोइंग टू, यानी बी गोइंग टू का मतलब ये है कि इज एम आर उसकी जगह पे आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ शेल एंड विल। और उसके अलावा गोइंग टू बी और साथ में जो है
प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म। तो इज एम आर वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कि ये कौन से सब्जेक्ट के साथ एम लगता है और किसके साथ इज और किसके साथ आर। तो ये मेरा ख्याल है सिंपल है। इसके एग्जांपल्स हैं कि यू आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर ट्रेन अराइव्स टुनाइट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आर लगा हुआ है विल बी की जगह पे, और गोइंग टू बी एडिशनल है, साथ में जो है वेटिंग जो कि इंग फॉर्म या फोर्थ फॉर्म है वो लगा हुआ है। आर यू गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर ट्रेन अराइव्स टुनाइट एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर ट्रेन अराइव्स टुनाइट। तो बस ये आपने रिमेंबर याद करना है कि इट इज पॉसिबल टू यूज आइदर शैल विल और बी गोइंग टू क्रिएट फ्यूचर कंटिन्यूअस। दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं विथ लिटिल डिफरेंस इन मीनिंग, थोड़ी इनमें मीनिंग की जो है वो वेरिएशन होती है समटाइम्स। तो अब हम इसके यूज देख लेते हैं। यूज नंबर 1 जो है ये है इंटरप्टेड एक्शन इन फ्यूचर, यानी एक काम होगा फ्यूचर में और उस काम के दौरान जो है एक किस्म की डिस्टर्बेंस हो जाएगी या उसमें एक रुकावट आ जाएगी, इंटरप्शन हो जाएगी फॉर द टाइम बीइंग। वो शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकती है और वो लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है। शॉर्ट टाइम के लिए ये है कि वो बस एक इंटरप्शन हो जाएगी और फिर वो खत्म हो जाएगी, फिर आप वही जो यानी जो पहले वाला काम है वो जारी रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म होगी तो फिर ये है कि जो पहले वाला काम है वो वहीं पर रुक जाएगा और वो जो दूसरा काम है वो शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए उसे जो है वो लॉन्गर एंड शॉर्टर इंटरप्शन कहा जाता है। सो use the future continuous to indicate that a longer action in the future will be interrupted by a shorter action in the future. Remember, this can be a real interruption or just an interruption in time. तो जिस तरह मैंने आपको बताया। So इसके examples हैं कि I shall be watching TV when she arrives tonight and I shall be watching for you when your bus arrives. इसी तरह से I am going to be staying at a hotel if anything happens and you need to contact me. और इसके अलावा फिर he will be studying at the library tonight so he will not see Ayaz when he arrives. तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, ये जो आप देख रहे हैं इटैलिक्स में arrives, इसमें भी arrives और यहाँ पे ये need again arrives, तो ये interruptions हैं। यानी note in the examples above that the interruptions marked in italics are in simple present, और इनको हमने simple present में रखा हुआ है, इनको हमने जो है वो यानी simple future में नहीं रखा हुआ। वो इसीलिए नहीं रखते कि ये टाइम क्लासेस को शो करते हैं। तो जब टाइम क्लासेस के बारे में आप बात करेंगे तो आप फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको सिंपल प्रेजेंट ही यूज करना होता है, इस वजह से ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद यूज 2 है स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन इन द फ्यूचर। तो यूज 1 की तरह यहाँ पे भी हम इंटरप्शन की बात करते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा ये है कि यहाँ पे आप स्पेसिफिक टाइम मेंशन करेंगे, यानी वक्त का दौरानिया जो है वो आप बयान करते हैं। बाकी इंटरप्शन वैसे ही होगी जिस तरह हमने यूज 1 में देखा। तो इसके एग्जांपल्स ये हैं कि टुनाइट एट 6 PM, ये देख रहे हैं यहाँ पे आप टाइम स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, आई एम गोइंग टू बी हैविंग डिनर। और इसी तरह से आई विल बी इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग डिनर। सो यानी ये आप इस तरह का बता रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो होगा, और इसी तरह से आप 6 PM की जो बात है ये टाइम स्पेसिफिक जो है ना, इसको आप यूज कर रहे हैं एज इंटरप्शन इन योर एक्शन। और इसी तरह से मिडनाइट टू नाइट वी विल स्टिल बी ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट। तो आप यहाँ पे मिडनाइट जो है ना वो बता रहे हैं। अगर आप सिर्फ कहेंगे कि टुनाइट वी विल स्टिल बी ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट, तो इसका मतलब ये है कि आप टाइम स्पेसिफिकेशन की बात नहीं कर रहे। तो जब आप यहाँ पे मिडनाइट की बात कर रहे हैं तो वो आप इंटरप्शन शो कर रहे हैं थ्रू स्पेसिफाइंग टाइम। सो वी विल बी इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट। इसी तरह से आपने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि इन सिंपल फ्यूचर एज ए स्पेसिफिक टाइम इज यूज्ड टू शो द टाइम एंड एक्शन विल बिगिन और एंड। तो फ्यूचर सिंपल में जो हम टाइम स्पेसिफिकेशन शो करते हैं तो वहाँ पे हम ये जाहिर कर रहे होते हैं कि जो काम है वो यानी शुरू कब होगा और ख़त्म कब होगा। लेकिन ये जो है जब आप इसको स्पेसिफिक टाइम को जब फ्यूचर में आप इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूस में, तो वहाँ पे टाइम ये जो स्पेसिफिकेशन होती है वो किसी काम के शुरू या ख़त्म होने को ज़ाहिर नहीं करता, सिर्फ ये है कि इंटरप्शन उसमें रुकावट जो है वो आ जाती है या आप उसे स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो इसके फर्दर एग्जांपल्स हैं टुनाइट एट 6 PM आई एम गोइंग टू हैव डिनर। इसी तरह से आई एम गोइंग टू
start having at 6 p.m. यानी जो डिनर है, और इसी तरह से tonight at 6 p.m. I am going to be having dinner. So I am going to start earlier and I will be in the process of having dinner at 6 p.m. इसके अलावा फिर यूज 3 है पैरेलल एक्शंस, यानी बहुत ज़्यादा काम जो है वो एक ही वक्त में हो रहे हैं। जब आप उनको बयान करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि पैरेलल एक्शंस इन फ्यूचर। सो व्हेन यू यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस विद 2 एक्शंस in the same sentence, it expresses the idea that both actions will be happening at the same time. तो जितने भी आप काम के बारे में बात करते हैं, एक्शंस के बारे में, 2 है 3 है, जितने भी हैं वो यानी एक ही वक्त में हो रहे हैं, जिसे कहा जाता है बैक हो रहे होते हैं। सो द एक्शंस आर पैरेलल। तो एग्जांपल्स हैं कि आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग एंड ही इज गोइंग टू बी मेकिंग डिनर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो है वो स्टडी कर रहा है और दूसरा जो है वो डिनर प्रिपेयर कर रहा है। एक ही बंदा नहीं करेगा दोनों काम, यानी इंडिविजुअल ये नहीं है कि वो सब काम एक ही तरह, अलग अलग लोग काम करेंगे, लेकिन वो दोनों काम एक ही वक्त पे हो रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें पैरेलल काम यानी वर्क कह रहे होते हैं। इसी तरह से टुनाइट दे विल बी हैविंग डिनर, डिस्कसिंग देयर प्लान्स एंड हैविंग ए गुड टाइम। सो अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है, तो वो डिनर भी करेंगे, साथ में वहाँ पे जो है वो बात भी करेंगे, और इसी तरह से उनका जो है वो एक अच्छा वक्त भी गुजरेगा, बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। तो वो मिल रहे हैं, लेट्स सपोज के कुछ काफ़ी टाइम के बाद वो मिल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे विल बी एंजॉयिंग देयर टाइम। इसी तरह से व्हाइल आमिर इज रीडिंग, आरिफ विल बी वाचिंग टेलीविजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नोटिस इज रीडिंग बिकॉज ऑफ द टाइम क्लॉज कंटेनिंग व्हाइल। तो इसीलिए आप कहेंगे कि आमिर, व्हाइल आमिर इज रीडिंग, आरिफ विल बी वाचिंग टेलीविजन। सो यहाँ पे आप फ्यूचर सिंपल जो है, और सॉरी सिंपल प्रेजेंट जो है वो यूज इसलिए नहीं करें क्योंकि वाइल है, तो वाइल के साथ आपने जो है ये जो क्लॉज करी है, तो इसीलिए आप इज रीडिंग जो है वो कहेंगे। ये बजाय कि 2 पैरेलल एक्शंस के लिए आप जो है वो एक टेंस एक इस्तेमाल करें और फिर दूसरे में दूसरा, दोनों आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं विथ यूजिंग वाइल। इसी तरह से यूज फॉर एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर। तो एटमॉस्फेयर से मुराद ये कोई वो वेदर का एटमॉस्फेयर नहीं है कि हम जिसकी बात कर रहे होते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि एक खास जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हैं मिसाल के तौर पे, और वो वहाँ पे बात कर रहे हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि क्लास एटमॉस्फेयर, ठीक है, या एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें यानी ये है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं, यानी सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस एक जगह पे हो रहे होते हैं, उसको हम कह रहे हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को आप कहीं कोई वेदर से ना रिलेट करके अंडरस्टैंड कर लेना। So in English, we often use a series of parallel actions to describe atmosphere at a specific point in the future. इसके एग्जाम्पल देख लें, ये काफ़ी एक लंबा चौड़ा सा, यानी यहाँ पे हम सेंटेंस जो है वो उसमें सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस जो है वो देख रहे हैं। When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing, others are going to be talking. A few people will be eating pizza, and several people are going to be taking tea. They always do the same thing. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस खास जगह का जो है, जो पार्टी है जहाँ पे वो पहुंच रहा है, उसके इन्वायरमेंट की, उसके एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, कि एक स्पेसिफिक जो है वो पॉइंट है इन फ्यूचर में जहाँ पे वो बात कर रहा है कि ये लोग ये कर रहे होंगे। इसी तरह से रिमेंबर नो फ्यूचर एंड टाइम क्लॉजेस, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो है वो सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं टाइम क्लॉजेस के साथ। So like all future tenses, the future continuous cannot be used in clauses beginning with time expressions such as when, while, before, और इसी तरह से after, by the time, as soon as, if, unless, etc. तो ये टाइम क्लास को शो करते हैं, तो इसीलिए आप इनके साथ जो है वो फ्यूचर्स का कोई भी टेंस यूज नहीं कर सकते। ऑलवेज ट्राई टू यूज सिंपल प्रेजेंट, अगर ज़रूरत है तो फिर आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज यूज्ड। एग्जांपल्स, व्हाइल आई एम गोइंग टू बी फिनिशिंग माय होमवर्क, शी इज गोइंग टू मेक डिनर। तो ये गलत होगा क्योंकि दोनों में आप फ्यूचर शो कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरह से कहेंगे कि व्हाइल आई एम फिनिशिंग माय होमवर्क, शी इज गोइंग टू मेक डिनर। तो आप इसको देख सकते हैं कि एक में जो है वो प्रेजेंट
कंटिन्यूस इस्तेमाल किया हुआ है, जबकि दूसरे में जो है वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब टाइम क्लास की आप बात करेंगे तो आपने टाइम क्लास के साथ फ्यूचर कंटिन्यूस यूज नहीं करना। इसके अलावा नॉन कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ब्स, जिस तरह बाकी कंटिन्यूस यानी टेंसेस में होता है कि आपने नॉन कंटिन्यूस को अमूमन इस्तेमाल नहीं करना होता, अवॉइड करते हैं हम, या मिक्स वर्ब्स जो हैं। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स कैनॉट बी यूज्ड इन एनी कंटिन्यूस टेंसेस। Also, certain non-continuous meanings for mixed verbs cannot be used in continuous tenses. तो mixed verbs भी जो है, जो कि यानी नॉन कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस होते हैं, वो भी आप यूज नहीं कर सकते, या जिनको यानी ड्यूअल यूज होता है कि सर्टेन वर्ब्स यू कैन यूज देम एज स्टेटिव वर्ब्स और नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स एज वेल एज कंटिन्यूस वर्ब्स, तो वो वाले वर्ब्स भी आप कंटिन्यूस टेंसेस में यूज नहीं करते। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूस विद दीज वर्ब्स यू मस्ट यूज सिंपल फ्यूचर। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे है कि इमरान विल बी बीइंग एट माय हाउस व्हेन यू अराइव। तो ये गलत हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि इमरान विल बी एट माय हाउस व्हेन यू अराइव। तो ये है कि जो जो नॉन कंटिन्यूस है, जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, वो आप इसी तरह से किसी भी फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल नहीं करते। सो उसके बाद फिर एडवर्ब प्लेसमेंट, यदि एग्जांपल्स बिलो शो द प्लेसमेंट फॉर ग्रामर एडवर्ब्स सच एज ऑलवेज, ओनली, नेवर, एवर, स्टिल, जस्ट, ईटीसी। तो ये आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब्स जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, एक्सप्लेन करते हैं वर्ब्स को, या वो किसी दूसरे एडवर्ब को या एडजेक्टिव्स को। तो नाउन को वो कभी भी मॉडिफाई नहीं करते, इसीलिए हम कहते हैं कि एडवर्ब्स जो हैं वो एक तरीके से अपोजिट होते हैं एडजेक्टिव्स के, क्योंकि एडजेक्टिव्स ऑलवेज क्वालिफाई नाउन, जबकि एडवर्ब्स नेवर एवर क्वालिफाई नाउन। तो आप सब्जेक्ट के फौरन बाद एडवर्ब्स यूज कर सकते हैं, ये एडवर्ब प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट भी है, ये जो है वो नॉन कंटिन्यूस या जो स्टेटिव वर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं, इनके बारे में हम पहले भी कई सेशंस में बात कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने कोई सेशन मिस आउट किया हुआ है, या आपको नॉन कंटिन्यूस या स्टेटिव वर्ब्स के बारे में अगर क्लियर नहीं है आइडिया, तो इसलिए ये लिस्ट यहाँ पे है कि आप इनको देख सकते हैं कि इन वर्ब्स को हम कहते हैं नॉन कंटिन्यूस, जिस तरह से बिलीव, डाउट, फील, इमेजिन, नो, डिसलाइक, लव, hate, prefer, realize, recognize, remember, see, suppose, think, understand, want। इसी तरह से wish, appear, hear, look, see, seem, smell, sound, taste, agree, deny, astonish, disagree, impress, mean, please, promise। और इसी तरह से satisfy, surprise, belong, concern, consist, depend, fit, involve, lack, matter, need, of, on, पजेस, वे, ईटीसी, ये जो है इन्हें नॉन कंटिन्यूस या स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है। तो यही था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो उसको समझने में ये सेशन काफ़ी हेल्प करेगा, और आप इस सेशन के बाद उसे प्रॉपरली यूज भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट हो रहा है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। जाते जाते बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और साथ ही आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़, इट्स गुड बाय।